गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके अंदर अपना बड़ा जीएसटी के अंदर लास्ट अपन ने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई का टॉपिक है वो कंप्लीट किया। तो उसका मीनिंग, उसके जो मेन फीचर्स है सप्लाई के, यानी सप्लाई के लिए कौन कौन से जो फीचर्स है उनका रिक्वायरमेंट होते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी बड़ा अपन ने देखे थे, जिसके अंदर सप्लाई के अंदर जितनी भी इसकी बेसिक जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर गुड्स की सप्लाई है या नहीं है। आज अपन इसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे बड़ा, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, ये इसका चैप्टर का नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे एग्जाम पर्पज के लिए। देखिए जीएसटी के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, जैसे टैक्स का मतलब यहाँ पे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। यदि आप किसी भी गुड्स और सर्विसेज या बोथ की सप्लाई के ऊपर यदि टैक्स लगा रहे हो तो सबसे पहले इसके अंदर ये है कि उसके अंदर वो टैक्सेबल इवेंट होनी जरूरी है। यदि कोई भी गुड्स और सप्लाई या बोथ की सप्लाई अगर अपन कर रहे हैं, ठीक है, यानी गुड्स की या सर्विसेज की या बोथ की अगर सप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर यदि वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। अब जीएसटी लगाने के से रिलेटेड जो अपने मीनिंग ऑफ सप्लाई में पढ़ा बेटा, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं कि टैक्सेबल इवेंट है वो कब होगी, गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन में आना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में आना चाहिए, है ना। उसके बाद वो जो गुड्स है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ये सब जो उसके फीचर्स हैं उन फीचर्स के ऊपर अपन इसको बता सकते हैं कि जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर बड़ा ये सबसे पहले बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि गुड्स और सर्विसेज यदि टैक्सेबल इवेंट होती है उसी कंडीशन में जीएसटी लगाया जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये इसके अंदर अपने को मेन ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जैसे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, लेकिन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो बड़ा अपन सीजीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके अंदर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे अपन जो पढ़ रहे हैं वो मेन जो टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा बेटा, सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी से रिलेटेड जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो इस टॉपिक का पार्ट है। और ये जो इसके लिए सेक्शन दिया गया है वो सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के 9 के अंदर दिया गया। सेक्शन 9 के अंदर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल गुड्स और सीजीएसटी कब तो लगाया जाएगा और उसका कैसे संग्रहण किया जाएगा, ये अपना सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा जो सीजीएसटी जब लगाया जाएगा तो सीजीएसटी के अंदर जो सबसे बेसिक कंडीशन है, यदि किसी भी गुड्स या सर्विसेज या बोथ की सप्लाई यदि विद इन स्टेट की जाती है या इंट्रा स्टेट की जाती है, उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर ड्यूल जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अप्लाई होता है इसके अंदर, जिसमें एक एसजीएसटी होता है और एक सीजीएसटी होता है। जो सीजीएसटी होता है वो विद इन स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है, और जो जीएसटी की जो रेट है, जीएसटी के रेट का 50% है वो सीजीएसटी लगाया जाता है। इसके अंदर भी सेम वही चीज है कि सबसे पहले गुड्स और सप्लाई या बोथ की जो है ना, गुड्स की या सर्विसेज या बोथ की टैक्सेबल इवेंट होनी जरूरी है। और उसके बाद यदि वो टैक्सेबल इवेंट होती है तो उस कंडीशन के अंदर और विद इन स्टेट होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस गुड्स की सप्लाई के ऊपर या सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर या बोथ की सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, इसके अंदर सीजीएसटी कहलाता है। यदि यह सप्लाई इंटर स्टेट हो या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में हो तो उस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर सीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा बल्कि आईजीएसटी है वो लगाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और जो सीजीएसटी की जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी है वो सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 9 ये बताता है कि सीजीएसटी किस कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल होगा और किस कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अपन इसके जो सेक्शन 9 है बड़ा उसका सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 9
वन। तो सेक्शन 9 है उसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि इसके अंदर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, ये कह रहा है कि इसके अंदर जो सेक्शन 9 और जो सेक्शन 9 है ना उसका सब सेक्शन 2, इसको छोड़कर यदि किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज जिसके अंदर ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है वो अपन ने नहीं लिया जाएगा इसके अंदर, और उन जो सप्लाई को यदि इंट्रा स्टेट किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जीएसटी काउंसिल की जो रेट है वो डिसाइड की गई है, उस रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर 50% है वो सीजीएसटी लगाया जाएगा, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोविजन इसके अंदर है। क्या बताता है ये सेक्शन 9(1), यानी यदि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो सेक्शन 9 है ना और सब सेक्शन 2 के अंदर दिया गया है, इसके अंदर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2 है बेटा, वो इसको मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा आपका एक समझने के लिए बढ़िया रहेगा। तो सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि आपने ह्यूमन कंजम्पशन की जो लिकर जो एल्कोहल है ना उसकी यदि आपने सप्लाई की है तो वो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आएगी, वो जीएसटी के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा यदि आपने कोई भी सप्लाई की है और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, विद इन स्टेट सप्लाई की है, तो उस गुड्स की या सर्विसेज की या बोथ की सप्लाई के ऊपर जीएसटी की जो रेट है उस जीएसटी का 50% है उसके ऊपर सीजीएसटी लगाया जाएगा और उस सीजीएसटी का क्या किया जाएगा, उसके ऊपर कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन जो 9(1) है वो बड़ा ये कहता है कि इसके अंदर जो सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए, अपनी इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। यदि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जीएसटी है यानी सीजीएसटी है वो नहीं लगेगा, उस पर ओनली आईजीएसटी है वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है बेटा, तो ये सेक्शन 9(1) है, इसके बड़ा क्लोजेज और है, तो इसके क्लोजेज के अंदर अपन चलते हैं। सबसे पहले इसका जो क्लोज फर्स्ट है वो कह रहा है कि इसके अंदर सेक्शन जो 9 है ना सब सेक्शन 2 है उसके जो प्रोविजन है वो सेक्शन 9(1) के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो जो सेक्शन 9 है और सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लोज 1 है ना बेटा वो ये कहता है कि जो सेक्शन 9(2) के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 9(1) के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली इतनी सी बात करता है इसे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, इसका क्लोज सेकेंड ये कहता है इसके अंदर जो सेक्शन 9(1) के जो प्रोविजन है उस कंडीशन में लागू नहीं होंगे यदि यह सप्लाई आपने अल्कोहलिक लीकर के रूप में की है, तो उस स्थिति के अंदर जो सेक्शन 9(1) है उसके प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, क्योंकि यदि आपने अल्कोहल लीकर की सप्लाई की है उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी उसके ऊपर जो वेट है, पहले वैल्यू एडेड टैक्स चलता था वो टैक्स भी इसके ऊपर बड़ा चार्ज करती है। ठीक है, तो ये तो अपना बड़ा फर्स्ट इसके अंदर सेक्शन 9(1) और सेक्शन 9 सेकंड है। सेक्शन 9(1) और 9 सेकंड क्या कहते हैं कि 9(1) है वो तो ये कहता है कि यदि आपने गुड्स की सप्लाई है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 को छोड़कर यदि विद इन स्टेट की है और वो जो गुड्स और सर्विसेज और बोथ है वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आती है, ऐसी स्थिति के अंदर उसके ऊपर सीजीएसटी लगाया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल की जो रेट है उस रेट का 50% है वो सीजीएसटी लगाया जाएगा। यदि सप्लाई है वो यदि इंटर स्टेट सप्लाई है उस कंडीशन में उस पर सीजीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर आईजीएसटी है वो अप्लीकेबल होगा। सेकेंड इसके अंदर अपना अब सेक्शन 9(1) है उसका सब सेक्शन 9 और सब सेक्शन 1 और उसका क्लोज फर्स्ट है। ये क्लोज फर्स्ट क्या कहता है कि जो सेक्शन 9(2) है यानी 9 और सब सेक्शन 2 को छोड़कर बाकी जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 9(1) के अंदर अप्लीकेबल होंगे, यानी इसके अंदर 9 जो सब सेक्शन 2 के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। और सेक्शन जो 9
सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लोज सेकंड है ये कहता है कि जो ह्यूमन कंजम्पशन का अल्कोहलिक लिकर है उसके ऊपर जो सेक्शन 9(1) के अंदर उसके प्रोविजन लागू नहीं होंगे। 9(1) के प्रोविजन है और सेक्शन 9(2) के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इसके दो पार्ट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लोज थर्ड। उसके बाद में आता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लोज है ये बड़ा इसके अंदर क्लोज थर्ड। ये क्लोज फर्स्ट है, सेकंड है, ये क्लोज इसका थर्ड है। तो इसका सेक्शन 9(1) है ना, यानी सेक्शन 9 उसका सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लोज फर्स्ट है वो तो ये कहता है कि सेक्शन 9(2) की जो अगर अपन सप्लाई करते हैं उस कंडीशन के अंदर उसकी यदि सप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर सेक्शन 9(2) के जो प्रोविजंस हैं वही लागू होंगे। और सेक्शन 9(2) के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर जो सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो उसके सेक्शन 9(1) के जो प्रोविजंस है उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सेक्शन जो 9 सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लोज सेकंड है वो ये कहता है कि सेक्शन 9(2) के अंदर जो सप्लाई है एल्कोहलिक लिकर की उसको 9(1) के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। अब आता है अपना सेक्शन 9 थर्ड। ये कह रहा है बेटा जो CGST है, CGST लगाने के लिए ये कह रहा है इसके अंदर पॉइंट के अंदर कि लेवी प्रोविजंस ऑफ लेवी ऑफ CGST ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। यदि आपने किसी भी गुड्स की या सर्विसेज या बोथ की यदि सप्लाई की है जिसको गुड्स के डेफिनेशन में या सर्विसेज के डेफिनेशन में अगर लिया गया है और उसकी अगर आप सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जो CGST है वो लेवी होगा और कलेक्शन भी किया जाएगा, ठीक है। यदि आपने कोई ऐसी सप्लाई की है जो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती, जैसे बड़ा सिक्योरिटीज है ना, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है या जो अपनी मनी है उसकी अगर आप सप्लाई करते हो तो वो इसमें नहीं आएगी। और इसके अलावा यदि आपने कोई ऐसी सर्विसेज की सप्लाई की है जो सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आती है तो उसके ऊपर CGST नहीं लगेगा। तो जो GST है यदि CGST अप्लीकेबल तभी होगा यदि आपने गुड्स और सर्विसेज और बोथ की सप्लाई की है। यदि आपने गुड्स और सर्विसेज और बोथ की सप्लाई नहीं की है या उसकी डेफिनेशन में नहीं आता, आपने सप्लाई तो की है लेकिन वो गुड्स और डेफिनेशन उसको गुड्स की डेफिनेशन में और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं माना गया GST के अंदर तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन अपना 9 सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लोज थर्ड है उसके अंदर दे रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और उसका जो फोर्थ है क्लोज फोर्थ वो बताता है इसके अंदर कि दिस टैक्स सेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखिए ये अपने वैसे तो बेसिकली पता ही है लेकिन इसके अंदर यदि सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन 9(1) का जो क्लोज 4 है वो ये बेटा बताता है अपने को कि इसके अंदर यदि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो दी है ना, और गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर वो आते हैं, लेकिन वो सप्लाई यदि आपने विद इन स्टेट की है या इंट्रा स्टेट की है उसी कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो CGST है वो लगाया जाएगा। यदि आपने उसकी जो गुड्स की सप्लाई है वो इंटर स्टेट की है, यदि आपने उसको एक्सपोर्ट किया है तो उसके ऊपर आपको CGST लगाने का राइट नहीं होगा। उसके ऊपर IGST या उसको एक्सपोर्ट को 0 रेटेड सप्लाई माना गया तो उसके ऊपर 0 रेटेड यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि वो विद इन स्टेट की जगह इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर IGST लगेगा। इसके अलावा यदि आपने विद इन यूनियन टेरिटरी या विद इन स्टेट सप्लाई की है उसके ऊपर CGST और उस स्टेट का SGST या UTGST वो भी एप्लीकेबल होगा। और जो उसकी रेट है वो 50% ऑफ GST रेट होगी, यानी जितनी GST की रेट है उसका 50% अपने को लगाना है। तो इस पॉइंट के अंदर क्या बता रहा है, इस पॉइंट में बड़ा ये बता रहा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लोज 4 है ये बताता है कि इसके अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो सेक्शन 9
सब सेक्शन 1 बड़ा और इसका जो क्लोज 5 है ना, वो बताता है इसके अंदर कि टैक्स रेट आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो इसकी जो जीएसटी के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड की जाती है और उसको रिकमेंड करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और जो उसकी रेट है वो जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के अकॉर्डिंग है ना वो रेट है वो निर्धारित की जाती है, जिसके अंदर अपन ये देख रहे हैं कि 5%, 18%, यदि वो लग्जरी गुड्स है तो उसके ऊपर 28% भी जो टैक्स की रेट है वो डिसाइड की गई है। ठीक है, यदि वो हानिकारक यानी ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी उसको बेनिफिट नहीं है, डीमेरिट्स ही है, या वो लग्जरी नेचर की गुड्स के अंदर आता है तो उसकी जो मैक्सिमम रेट है वो 28% निर्धारित है। और जो इसकी मैक्सिमम रेट है वो भी एक दिन बताया था बेटा कि इसकी 40% तक हो सकती है। इसके अलावा जैसे कुछ रेट है वो 0% है ना, जैसे और भी रेट है 2.5% भी है, 3% भी है, 0.5% भी है। ऐसी जो रेट है वो भी निर्धारित की है, लेकिन ये जो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर ये निर्धारित की जाती है। तो ये जीएसटी की जो रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट को इसका पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन जो 9(6) है, सेक्शन 9 इसका सब सेक्शन बड़ा 1 और इसका जो क्लोज 6, इसका जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और उसका जो क्लोज 6 है, ये कह रहे हैं इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शेल बी डिटरमाइंड एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50। अब देखिए इसके अंदर अपन सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई एक निकालेंगे। इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि उस सप्लाई की रियल में वैल्यू कितनी है। जैसे बड़ा गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अब ओनली उसके अंदर गुड्स के अंदर बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर उसको उसकी वैल्यू में ऐड किया जाएगा, यानी जीएसटी लगाने के पर्पज से। ऐसी सर्विसेज के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं बड़ा, उसके जो पार्ट्स हैं सबसे पहले उस सर्विस की जो अमाउंट है उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू का जो डिटर्मिनेशन है वो किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसी के ऊपर जो जीएसटी है वो लगती है इसके अंदर। अब जीएसटी की जो वैल्यू ऑफ जो इसके अंदर गुड्स है वो कितनी होगी, तो इसका जो एक अपना चैप्टर आएगा मैडम जिसके अंदर सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 के अंदर ये दिया गया है कि जो गुड्स है उसकी जो वैल्यू का जो डिटर्मिनेशन है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की जाएगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर अलग अलग उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब वो वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बेटा भी अपना इस चैप्टर का मैटर नहीं है, वो एक पूरा डिटेल के अंदर चैप्टर है, यानी आपको इस पॉइंट के अंदर ओनली इतना ही लिखना है कि इसके अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज और बोथ की जो सप्लाई की जाती है उस सप्लाई की जो वैल्यू का डिटर्मिनेशन है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेक्शन 15 है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू निकाली गई है उस वैल्यू को ही जीएसटी, उस वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगेगा और उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी की रेट है, उस रेट से उसके अंदर अपन जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली इतना ही बता रखा है कि जो वैल्यू सप्लाई है वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, वो सेक्शन अपना जो है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर उसके अंदर जितने भी उसकी जो कंडीशंस है यदि उसको वो फुलफिल करता है, उसको यदि कंप्लीट करता है तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और उसका क्लोज है वो है 7। ये क्लोज कहता है बेटा इसके अंदर छोटी सी बात बोल रहे हैं ये कहता है कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स शेल बी एज पर मेथड प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, यानी इसके अंदर जो टैक्स का कलेक्शन कैसे करना है, यानी टैक्स का कलेक्शन करने के लिए जो टैक्स है वो सप्लायर द्वारा पे किया जाएगा या जो टैक्स है वो रिसिपिएंट पे करेगा या वो टैक्स है वो टीडीएस के द्वारा या अदर टीसीएस के द्वारा यदि उसको कलेक्ट पहले काट दिया जाएगा, यानी उसका टीडीएस वगैरह के द्वारा या टीसीएस के द्वारा उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी मेथड उसके लिए पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए है
उसी के अकॉर्डिंग उसका जो मेथड दिया गया है उस मेथड के अकॉर्डिंग ही टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। बाकी अपने को इसमें भी ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मेथड अपने को बता रखा है उस मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ गुड्स की सप्लाई है, कुछ सर्विसेज की सप्लाई है, तो उसमें सप्लायर वो टैक्स का पेमेंट करते हैं। और इसके अलावा अपने जैसे एक रिवर्स चार्ज का देखा था, इसमें रिवर्स चार्ज में यही आता है कि इसके अंदर जो टैक्स का पेमेंट है वो गुड्स को प्राप्त करता है, यानी उसका जो रिसिपिएंट है वो उसका पेमेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो मेथड है वो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, जो निर्धारित कर रखा है, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो इसके अंदर बड़ा सेक्शन 9 और इसका जो सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लॉज 7 है वो ये कह रहा है कि जो प्रेस्क्राइब मेथड है गवर्नमेंट के द्वारा वो इसके अंदर निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन जो 9 सब सेक्शन 1 और इसका जो क्लोज है वो 8। ये कहता है बेटा इसके अंदर कि टैक्स शैल बी पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन ओनली। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बेटा ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये तो कह रहा है कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो तो एज पर जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है उसके अकॉर्डिंग होगा, और इसके अंदर कह रहा है कि जो टैक्स का जो लायबिलिटीज है वो ओनली टैक्सेबल पर्सन के ऊपर बनती है और वही इसका टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसके पॉइंट के अंदर जो मैंने बताया बेटा वही पॉइंट इसके ऊपर भी लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ने जीएसटी के अंदर यानी किसी पर्सन ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसी पर्सन के द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता या टैक्सेबल पर्सन उसको जीएसटी में नहीं माना गया है तो उसके द्वारा टैक्स का पेमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि टैक्स का पेमेंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी के ऊपर लागू होता है टैक्स का जीएसटी के प्रोविजंस, और वही करेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यदि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो टैक्स है उस टैक्स का पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? रिसिपिएंट द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है उसके अंदर जो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है वो रिसिपिएंट के ऊपर होती है, न कि सप्लायर के ऊपर होती है, क्योंकि सप्लायर है उसको उसमें टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाता उस सप्लाई के लिए, इसलिए उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये बड़ा इसके अंदर पॉइंट अपना 8 नंबर पॉइंट। तो ये अपना जो सेक्शन 9 है सब सेक्शन 1 उससे रिलेटेड बड़ा प्रोविजन है। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन देखिए एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर जो सेक्शन 9 है वो सेक्शन 9(1) का जो क्लोज फर्स्ट है वो यही कहता है ओनली कि जो सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2 है उसके जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 9(1) के अंदर अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो जो सेक्शन है वो सेक्शन 9(2) के जो प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, या मान लीजिए ह्यूमन कंजम्पशन का एल्कोहल है, उसके ऊपर जो ये प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 9(1) के जो प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर लिया गया। अब सेक्शन 9(1) और उसका जो क्लोज सेकंड है ये इतनी सी बात कहते हैं कि जो अपना है ना सेक्शन 9(2) के जो प्रोविजंस हैं है ना उसके ऊपर सेक्शन 9(1) के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, या अपन ऐसे कह सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर कि जो सेक्शन 9(2) है ना सब सेक्शन 2 सेक्शन 9(2) इसके ऊपर सेक्शन 9(1) के जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे। नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये पर सेक्शन चलते हो, लेकिन इसमें यदि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी के बारे में पूछा जाता है तो अपने को सेक्शन 9 ध्यान होने चाहिए थोड़े से फॉर द आपके एग्जाम पर्पज के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा इसको बेसिकली अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर सेक्शन 9(1) है उसके अंदर तो ये बता रखा है कि जो जीएसटी है वो जीएसटी का कलेक्शन है वो इंटरेस्टेड सप्लाई के ऊपर होगा। यदि सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की इंटरेस्टेड नहीं होती है उस कंडीशन के ऊपर उसमें सीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यदि इंटरेस्टेड सप्लाई है उसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा और जो जीएसटी रेट उसका 50% होगा। ये तो इसमें 9(1) में बता रखा है। अब सेक्शन 9(1) का जो क्लोज फर्स्ट है बेटा उसके अंदर ये बताता है कि जो सेक्शन 9(2) के अंदर जो भी इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए पॉइंट्स उसके अंदर जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या ह्यूमन कंजम्पशन का एल्कोहल है उसके ऊपर सेक्शन 9(1) के जो प्रोविजंस है वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद में
सेक्शन 92 में ये बता रहा है कि सेक्शन 92 के अंदर जिन गुड्स और सर्विसेज को या जिन टाइप के जो गुड्स को लिया गया उसके ऊपर 91 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो सेम सी बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद आपका अपना सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और उसका क्लोज 3 बड़ा ये कहता है कि जो सीजीएसटी के जो प्रोविजन है उसके लिए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। यदि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है और वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसके ऊपर सीजीएसटी लेवी एंड कलेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गुड्स और डेफिनेशन के अंदर, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर और सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर उनको आना जरूरी है। और यदि वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आएंगे तब तक उसके ऊपर प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन 9 और उसका जो सब सेक्शन 1 है और उसका जो क्लोज 4 है, उस क्लोज 4 के अंदर ये बताया है कि जो टैक्स है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर ही लगाया जाएगा। ठीक है, सेम सही पॉइंट है, उसको अपने को थोड़ा डिस्क्राइब करना आपकी बुक के अंदर बहुत बढ़िया दे रखा है, तो इसको डिटेल से पढ़ोगे उसके अंदर वही जो पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे जो मैं आपको बेटा यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको एज पर अपनी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको नोट्स के रूप में प्रिपेयर करना है। ये प्रोविजंस है, ये थोड़े से आपको एक्सप्लेन हो जाए, आपको समझ में आ जाए किस वे में लिखना है, उस वे में आपको बता रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो इंट्रास्टेट सप्लाई है उसके ऊपर लगेंगे। सेक्शन 9(1) का जो 5th क्लोज है वो कहता है कि जो जीएसटी की रेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाएगी और वो लगाई जाएगी इसके अंदर जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के ऊपर। फिर ये कह रहा है कि नेक्स्ट सेक्शन 9(1) का जो 6 पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जीएसटी की जो वैल्यू अपन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो एज पर सेक्शन 15 है। वो वैल्यू ऑफ सप्लाई अपना एक चैप्टर है, उसके अंदर फुल्ली डिस्क्राइब है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो वैल्यू सेक्शन के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है उसी के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। यदि उसको सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अपन नहीं निकालते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब मेथड दे रखा है उस मेथड के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर जो टैक्स है वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये बेटा इसके जो पॉइंट थे वो सेक्शन 9(1) और उसके क्लोजेस के अंदर दे रखे। अब आता है सेक्शन 9(2). ठीक है, सेक्शन 9 और इसका जो सब सेक्शन 2 है ये देखिए, वैसे तो आपको समझ में आ गया बेटा कि जो सेक्शन 9 और सब सेक्शन उसका जो 2 है वो ये कहता है कि यदि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल है ना, जो अपने घरेलू गैस है बेटा एलपीजी वगैरह, या इसके अंदर जो टर्बाइन ऑयल है ना, एविएशन फ्यूल जिसको बोल सकते हैं टर्बाइन एविएशन फ्यूल, यानी जो विमानों के अंदर है ना, एरोप्लेन वगैरह के अंदर जो फ्यूल डलता है वो वाला। इसके अलावा यदि आपने ह्यूमन कंजम्पशन का जो लिकर एल्कोहल है उसकी यदि सप्लाई की है, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ह्यूमन कंजम्पशन का जो लिकर एल्कोहल है उसकी यदि आपने सप्लाई की है तो उन सप्लाईज को जीएसटी के अंदर क्या मानना है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानना है। उसके ऊपर जो जीएसटी के प्रोविजन है वो लागू नहीं होते हैं। तो जब जीएसटी के प्रोविजन उसके ऊपर लागू नहीं होते तो उसको अपन नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं। तो इस पॉइंट में ओनली इतना ही बता रखा है कि इस प्रकार की यदि आपने प्रोडक्ट है उसकी यदि सप्लाई की है तो उसको जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं लिया जाएगा, जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ये आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन 9 और सब सेक्शन 2 के अंदर बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा अपना कुछ पॉइंट्स हैं अपने दिया। अब नेक्स्ट आते हैं अपन इसके अंदर सेक्शन 9 और इसका जो सबसेक्शन है वो 3rd। अब देखिए जो सेक्शन 9 है 1 है उसके तो बड़े क्लोजेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सेक्शन जो 9(2) है उसका अपने आप में कोई भी अलग से क्लोज नहीं है, ओनली इसके अंदर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसके द्वारा ही उसके लिए बताया गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो नेक्स्ट अपना सेक्शन है इसके अंदर सेक्शन 9(3). ये कह रहे हैं इसके अंदर कि कुछ जो सप्लाई होती है उसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट द्वारा किया जाता है। तो ऐसी सप्लाई इसके अंदर आपके जैसे कुछ सप्लाईज आएगी बेटा आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, आगे चैप्टर आएंगे उसके अंदर कुछ सप्लाईज ऐसी सप्लाई है उसका टैक्स का पेमेंट है
वो रिसिपिएंट ही करता है। ऐसी सप्लाई या तो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कर दी जाए, यानी उसके अंदर पहले ही उसके अंदर एक है ना अधिसूचित कर दिया जाए कि यदि इस प्रकार के गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो उस सप्लाई का जो पेमेंट है, यानी उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा, चाहे उसका सप्लायर है उसके अंदर रजिस्टर्ड हो। क्या बताया मैडम कि यदि कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की यदि सप्लाई है और उसको नोटिफाइड यानी अधिसूचित कर दिया है गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने कि यदि ऐसी सप्लाई है की जाती है तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो ऑलवेज रिसिपिएंट करेगा, चाहे उसके लिए जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड हो, तो वो सप्लाई इसके अंदर आएगी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर। इसके अंदर जिसमें अपने एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर जो सप्लाई पड़ी थी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो सप्लाई का जो पेमेंट है ना, उस टैक्स का जो पेमेंट है सप्लाई के ऊपर वो किसके द्वारा किया जाता है, रिसिपिएंट द्वारा किया जाता है, न कि उसके सप्लायर के द्वारा। तो इस प्रकार की जो सप्लाई है वो बेटा इसके अंदर आपकी आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर नोटिफाइड गुड्स भी आते हैं इसके अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर, और कुछ गुड्स सर्विसेज भी आती है। ठीक है, तो इन गुड्स और सर्विसेज को अपने को ध्यान रखना है, और इसी प्रकार की यदि है सप्लाई तो इसकी जो सप्लाई है उसका जो पेमेंट है उसका रिसिपिएंट करेगा, नहीं कि उसका सप्लायर करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्शन 9(4). इसका सेक्शन 9(4) कहता है बेटा इसके अंदर अपना इस सेक्शन में ये बताया गया कि यदि जीएसटी के लिए यदि जो उसका सप्लायर है वो मान लीजिए अनरजिस्टर्ड है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। देखिए इन दोनों में सेक्शन में बड़ा एक सेम चीज आएगी। इसके अंदर तो कुछ नोटिफाइड जो गुड्स है और कुछ नोटिफाइड जो सर्विसेज है, उस गुड्स और सर्विसेज का जो पेमेंट है वो यदि रिसिपिएंट द्वारा किया जाता है तो वो सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 में लिया जाएगा। ठीक है, कुछ जो गुड्स और सर्विसेज है बेटा जिसको नोटिफाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए जीएसटी का जो पेमेंट है, चाहे वो सप्लाई रजिस्टर्ड हो तो उसका जो पेमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, रिसिपिएंट द्वारा किया जाएगा। जिसके अंदर देखिए कुछ सप्लाईज के अंदर बताता हूँ आपको जिसमें रिसिपिएंट पेमेंट करेगा, जिसमें नोटिफाइड गुड्स है उसके अंदर लिया आपके, जिसमें काजू बेड़ा, तेंदुपत्ता, तंबाकू के पत्ते, सिल्क धागा, लॉटरी, कपास इत्यादि जो गुड्स दे रखे हैं, यदि इस प्रकार की गुड्स की सप्लाई की जाती है तो उसका जो पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी दे रखा है जिसके अंदर जो अपना ओल्ड जो न्यूज़पेपर्स है या अपनी स्क्रैप है या रद्दी वगैरह जो अपना गुड्स वगैरह है, यदि अपन इसकी सप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो पेमेंट है वो भी रिसिपिएंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें गुड्स की सप्लाई कौन कौन सी है, जो सेक्शन 9(3) के अंदर होगी जिसमें उसका पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा, जिसके अंदर देखिए काजू, तेंदुपत्ता, तंबाकू के पत्ते, सिल्क धागा है ना, लॉटरी इस प्रकार की या कपास आदि का जो गुड्स है उसके ऊपर जो पेमेंट है वो रिसिपिएंट के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज के अंदर उसका पेमेंट रिसिपिएंट करेगा, जिसके अंदर दे रखा है देखिए फर्स्ट आपके जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, ये बड़ा ध्यान रखना, ये आपके काफ़ी काम आएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो बड़ा रिवर्स चार्ज का पार्ट है। एडवोकेट से रिलेटेड कोई सर्विसेज है मैडम, या कोई कंपनी का डायरेक्टर है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या कोई इंश्योरेंस एजेंट से रिलेटेड है, या कोई राइटर है, या कोई सिंगर है, या कोई फोटोग्राफर है, या कोई आर्टिस्ट है। इस प्रकार से यदि इनसे आपने कोई सर्विसेज ली है तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो सेक्शन 9(4) है, 9(4) क्या कहता है कि यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ये ओनली इतनी बात कहता है, यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो टैक्स का पेमेंट किसके द्वारा किया जाता है, और टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 9(4) है वो बताता है।
अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 5। ये कहता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स बाय इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बता रखे इसके अंदर, उससे रिलेटेड ये सप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन द रिलेशन टू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। ये पॉइंट दे रखा है इसके अंदर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 5 के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है क्या, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक जैसे ट्रेवलिंग एजेंसी है, और वो ट्रेवलिंग एजेंसी क्या करती है कि आप जैसे छुट्टियों के अंदर बड़ा कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए जैसे आपकी टिकट वगैरह, एयरलाइंस की टिकट बुक करना, होटल के लिए आपका होटल बुक करना, होटल के लिए इधर उधर आने जाने के लिए कोई कैब या टैक्सी बुक करना, इस प्रकार का जो बुकिंग है आजकल ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे एक एजेंट के द्वारा की जाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है जिस प्रकार से वो इस प्रकार की बुकिंग का कार्य करता है, जिसमें एयरलाइंस की है, होटल की, कैब, टैक्सी वगैरह की या अदर कोई इस प्रकार की जो सर्विसेज है उसकी बुकिंग करता है। अब वो बुकिंग तो आपने किससे करवाई, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से। और जो रियल में आपका जो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो आपका जो होटल का जो ओनर है वो, या जो टैक्सी का जो ड्राइवर है या टैक्सी का जो ओनर है वो, या आपने कोई एयरलाइंस वगैरह यूज की है तो उसकी जो एजेंसी, जो एयरलाइन जिस कंपनी की है वो इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर है। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा, सीधी सी बात है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा यदि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इस प्रकार की, तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर यदि उस एजेंट का फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, तो उस एजेंट के द्वारा पेमेंट किया जाएगा जिसने उसको ऑथराइज कर रखा है उस सर्विसेज को बुक करने के लिए। तो ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटिंग की कंडीशन के अंदर है। तो ये अपने कुछ पॉइंट बड़ा इसके अंदर डिस्कस किए हैं कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, है ना। इन पॉइंट्स के ऊपर अपने को लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी है, ये बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनता है। ये काफ़ी बार इसमें पूछ लेता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, उनको स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो अपने को ये पॉइंट्स हैं जिसके अंदर देखिए सेक्शन 9(1) और इसके क्लोजेज है वो 8 तक वो लिए, फिर सेक्शन 9(2), सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) और सेक्शन 9(5) है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। ठीक है, ये तो बड़ा नॉर्मली गुड्स की नेचर के अकॉर्डिंग है, उसकी सप्लाई, सप्लायर वगैरह किस प्रकार से हो। ये नॉन टैक्सेबल गुड्स है, ये इसके अंदर नोटिफाइड सर्विसेज है जिसको गवर्नमेंट ने रिसिपेंट को टैक्स पे करने के लिए बाउंड किए इसके अंदर, या उसको एक लाइबिलिटीज दी गई है इसके अंदर यदि सप्लाई रजिस्टर्ड नहीं है उस कंडीशन में, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने अपने एक्सप्लेन किए बेटा। इसके आगे के कुछ पार्ट्स हैं वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना। ओके।